ये लड़की तो गई काम से, मेरी ही लाइंस यूज करके अपने हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। अब रूपल से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो सीधे किचन के अंदर गई और आहान और शनाया को इनडायरेक्ट अंदाज में ताना मारते हुए बोली, पता नहीं लोग ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन घर की 4 दीवारों में क्यों करते हैं। मुझे सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ कपल्स का पता है जो अपनी रोमांटिक फोटोज को पोस्ट करके लाखों रुपए कमा लेते हैं। वैसे अगर कोई चाहे तो वो भी अपने फोटोज पोस्ट कर सकते हैं, पैसा भी कमाना हो जाएगा और मेरी जैसे बाकी लोगों को इरिटेट भी नहीं होगा। रूपल के इस टॉन्ट को सुनकर शनाया ने उसे देखकर अपना मुंह बना लिया। तभी आहान ने कुछ सोचा और रूपल से सवाल करते हुए कहा, रूपल, वैसे ये आइडिया अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये लगता है कि हम एक परफेक्ट कपल हैं जो अपनी फोटोज पोस्ट करके बहुत फेमस हो सकते हैं? शनाया, जरूर हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारा इस पर क्या कहना है रूपल? जैसे ही रूपल ने आहान की कही ये बात सुनी, उस बेचारी की बोलती ही बंद हो गई। रूपल ने इरिटेट होकर अपने आप से ही कहा, मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा था। ये आहान कुछ ज्यादा ही दिमाग और मुंह चलाने लगा है। रूपल ने दोनों की तरफ अजीब नजरों से देखा और पैर पटकते हुए किचन से बाहर चली गई। उसे जाते हुए देखकर आहान और शनाया फिर से हंसने लगे। शनाया ने आहान की तारीफ करते हुए कहा, तुम तो स्मार्ट होने लगे हो आहान, लगता है ये सब मुझे ताड़ने का नतीजा है। अपनी बीवी की ऐसी फ्लर्टी बात सुनने के बाद आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए। दूसरी तरफ मिसेस यामिनी गिल का एक एक पल बड़ी मुश्किल से कट रहा था। जब सीमा बुआ जी ने इनडायरेक्टली शनाया का सौदा करने की एडवाइस मिसेस यामिनी गिल को दे दी, उन्होंने अपनी ननंद से कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन अगर वो आसानी से मान जाती तो क्या उन्हें सीमा बुआ जी कहा जा सकता था? उन्होंने बहुत ही बॉसी अंदाज में मिसेस यामिनी गिल से कहा, भाभी, कहीं आप इस खुशफहमी में तो नहीं है कि मैं आपसे स्वयंवर के बारे में पूछ रही थी? मैं आपको बता रही थी, आपके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, और वैसे भी ये आपका आखिरी मौका है। आपको शनाया के लिए अच्छा लड़का भी मिल जाएगा जो स्टेटस में, औकात में हमारे गिल परिवार के बराबर का हो। जिंदगी सुधर जाएगी शनाया की। देखिए, अगर आप अपनी मर्जी से ये सब कर सकती हैं तो अच्छा है, वरना आपको भी पता है कि मनोज शर्मा। सीमा बुआ जी ने जानबूझकर अपनी बात को आधे में छोड़ दिया। मिसेस यामिनी गिल को अपनी इस लालची ननंद की धमकियों की आदत हो गई थी, लेकिन वो इस बात से मुकरना नहीं चाहती थी कि सीमा बुआ जी की कही बात में पॉइंट तो था। अगर ऐसा हो पाता तो दोनों तरफ से मिसेस यामिनी गिल की जीत ही थी। ये ऐसी सिचुएशन थी जिसमें मिसेस यामिनी गिल एक तीर से 2 निशाने साध सकती थी, लेकिन सिर्फ एक ही रिस्क था। क्या होता अगर शनाया वहां आने से मना कर देती? मिसेस यामिनी गिल ने वो सवाल अपनी ननंद से करते हुए कहा, सीमा दीदी, अगर शनाया नहीं आई तो? सीमा बुआ जी ने फिर अपनी यामिनी भाभी से कहा, आप भी ना भाभी बिना वजह परेशान हो रही हैं। मैंने कहा ना, सब कुछ सही से हो जाएगा। आप ही सोचिए, एक तरफ शनाया का निकम्मा पति जिसने शनाया को जिल्लत के अलावा और कुछ नहीं दिया, और दूसरी तरफ शनाया की मॉम जिन्होंने उसे प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका ख्याल रखा। कोई भी बता सकता है कि शनाया आप ही को चुनेगी और आपके जेल जाने के डर से भागी चली आएगी। सीमा बुआ जी की बातें इतनी असरदार थी कि मिसेस यामिनी गिल के कानों में एक के बाद एक गूंज रही थी। मिसेस यामिनी गिल ने बहुत देर तक गहराई से सोचा और अपना मन पक्का कर लिया। एक गहरी सांस लेने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननंद की तरफ देखकर कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सीमा दीदी, मैं ये जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल की आंखों में डर था, इनसिक्योरिटी थी, लेकिन फिर भी वो ये रिस्क लेने का जोखिम उठाने के लिए तैयार थी। जब सीमा बुआ जी ने अपनी भाभी की हामी को जाना, उनकी आंखें चमकने लगी। उन्होंने खुशी की झलक के साथ मन ही मन में कहा, आहान, ये मेरी बेइज्जती का बदला है। तुमने मेरे बेटे रतन को चोट पहुंचाई, मुझे सड़क पर भीड़ में जिल्लत का शिकार बनाया, और इतना ही नहीं, पुलिस में ले जाने की धमकी भी दी। इस सब का चुन चुन के बदला मैं तुमसे लूंगी। 2 साल बाद इस घर में लौटने पर मैंने देखा कि तुम्हारी जैसे चालाक और होशियार लड़के की एक ही कमजोरी है, शनाया, और कमजोरियों का फायदा उठाने में तो सीमा बड़ी महारत रखती है। अब बस देखते जाओ कि शनाया के साथ में क्या क्या करती हूँ।
इस पॉइंट पर सीमा बुआ जी की आंखों में एक अजीब शैतानी एक्साइटमेंट थी। सीमा बुआ जी का प्लान तैयार था। एक बार किसी अमीर आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो उनकी किस्मत का ताला अपने आप खुलने वाला था। अपनी मॉम को मजबूर देखकर शनाया किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद आहान को सीमा बुआ जी धक्के मारकर इस परिवार से बाहर निकालती। शनाया के पास वो सब होते हुए देखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। जैसे ही सब ठीक हो जाता है और शनाया किसी रईस खानदान की बहू बन जाती है, सीमा बुआ जी मिसेस यामिनी गिल से हर छोटा बड़ा मौका देखकर पैसे ऐंठती। इस तरह सीमा बुआ जी ने मिसेस यामिनी गिल और शनाया को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनाने का प्लान बना रखा था और उस प्लान का पहला कदम उठा लिया गया था। जैसा कि सीमा बुआ जी ने उनसे कहा था, मिसेस यामिनी गिल ने दोपहर तक अपनी कुछ दोस्तों को आहान और शनाया के अलग होने का बता दिया। ये मिसेस यामिनी गिल की वो फ्रेंड्स थी जिनके सोशल सर्कल में पूरा शिमला शहर शामिल था। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से पूरे शहर तक ये खबर हवा की तरह फैल गई। सड़क सड़क पर हर कोने में बस इसी बात के चर्चे हो रहे थे। यहाँ तक कि एक डेली न्यूज़पेपर ने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया जिसमें ये खबर तफसील से लिखी हुई थी। यहाँ तक कि इस आर्टिकल की हेडलाइन हर एक रीडर का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। हेडलाइन कुछ इस तरह थी, गरीब दामाद का अमीर खानदान से निकाले जाने का सफर। इस आर्टिकल में गिल परिवार का बैकग्राउंड बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ था और शनाया के हाल ही में बनी हुई पहचान आर्टिकल का एसेंस थी। आखिरकार शनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के नए प्रोजेक्ट की हेड जो थी, इसलिए स्प्रिंग कॉर्पोरेशन, यश मेहरा और रायजादा परिवार के नए और अनरिवील्ड वारिस के बारे में भी उस आर्टिकल में लिखा हुआ था। वैसे तो पूरा आर्टिकल आहान के ही बारे में था, लेकिन शिमला डेली ने आहान की बुराई करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतना ही नहीं, आहान के कुछ फोटोज भी आर्टिकल के साथ अटैच किए हुए थे जिनमें वो अपने मिडिल क्लास और सीधे सादे अपीयरेंस में नजर आ रहा था। और इससे पूरे अपोजिट शनाया के जो फोटोज अटैच किए हुए थे उनमें शनाया किसी मॉडल या सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही थी। ब्रांडेड कपड़े, एक बोल्ड और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ ऑरा और साथ ही खूबसूरत लुक्स के साथ शनाया की ब्यूटी को इस तरह डिस्प्ले किया गया था मानो शनाया किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही थी। ये पूरा का पूरा आर्टिकल मिसेस यामिनी गिल ने खुद लिखा हुआ था और वो सारे फोटोज भी शिमला डेली न्यूज़पेपर तक उन्होंने ही पहुंचाए थे। तभी तो उस आर्टिकल में 3 साल तक आहान का गिल परिवार में घर जमाई के तौर पर रहना, किसी के काम ना आना, शनाया की जिल्लत की वजह बनना और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि एक महंगी कार दिलवाने के लिए शनाया को फंसाना, ये सब छोटी सी छोटी डिटेल के साथ लिखा गया था। ये सब करने के पीछे मिसेस यामिनी गिल का इरादा साफ था। वो आहान को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी। मिसेस यामिनी गिल का ये मानना था कि लोगों में जितनी आहान की इमेज गिरेगी उतना ही उन सब के दिल में शनाया के लिए हमदर्दी बढ़ेगी। लोग आहान के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे और उस सारे गॉसिप को सुनकर शनाया खुद ही आहान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। और इस बार मिसेस यामिनी गिल का ये फुल प्रूफ प्लान कामयाब हो गया था। शिमला डेली के उस ऑनलाइन आर्टिकल को हजारों व्यूज मिल गए थे। इतने सारे व्यूज ने शिमला डेली का अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस मोमेंट पर पूरे शिमला शहर में हर कोई गिल परिवार के निकम्मे घर जमाई आहान का नाम अच्छे से जानता था। लोग कमेंट्स में आहान के बारे में तरह तरह की बातें लिख रहे थे। किसी ने लिखा, ऐसे होपलेस और निकम्मे लोगों को मर जाना चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूँ। किसी और ने आहान की चालाकी की बुराई करते हुए लिखा, और नहीं तो क्या, इस एक आदमी की वजह से हम मर्दों का नाम मिट्टी में मिल रहा है। क्या इसे एक महंगी कार के लिए अपनी ही बीवी को फंसाने की जरूरत है? ये आहान तो सच में निकम्मा है। किसी और ने शनाया के लिए सिंपैथी के साथ कहा, अफसोस की बात तो ये है कि शनाया गिल जैसे क्रश मटेरियल लड़की को 3 साल पहले एक कूड़े के डिब्बे के साथ शादी करनी पड़ी। तो किसी और ने शनाया के लिए प्रे करते हुए लिखा, मैं तो भगवान से इतना मानती हूँ कि शनाया गिल जैसे खूबसूरत और स्मार्ट लड़की को कोई ऐसा लड़का मिले जो उसके लायक हो। देखो, मैं सोचती हूँ कि शनाया गिल एक सेकंड चांस डिजर्व करती है। अगर मैं उस निकम्मे घर जमाई आहान की जगह होती
तो खुद ही शर्म के मारे गिल परिवार छोड़कर चली जाती। लेकिन हर कोई मेरी तरह खुददार नहीं होता ना। इस दुनिया में आहान की तरह बेशरम लोगों की कमी नहीं है। आहान की बहुत बुराई हो रही थी। खास करके सारे मर्द इस बात से नाराज थे कि शनाया जैसी खूबसूरत बीवी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता था। हर उम्र के लोगों की जबान पर सिर्फ और सिर्फ आहान और शनाया का जिक्र हो रहा था। आज तो बाजार में भी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी लोग आहान के खिलाफ थे। कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी बात कर रहे थे। उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, एक सिक्के के दो चेहरे होते हैं। मुझे लगता है हमें आहान की तरफ से भी इन सब बातों को जानना चाहिए। किसी और ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोई गरीब है तो उसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं है। ये हर किसी के नसीब की बात है। अगर गिल परिवार को इतनी ही प्रॉब्लम थी तो उन्होंने शादी के पहले इस सब के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो किसी ने इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए कहा, और नहीं तो क्या, अगर प्रॉब्लम थी तो उन्हें पहले ही क्यों नहीं नजर आया? अब जब शनाया गिल ने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के साथ हाथ मिलाया है और थोड़ी पॉपुलर हो गई है तो उसे अपने पति की शर्म आने लगी है। अमीर लोग तो अपने लाइफ पार्टनर्स को भी कपड़ों की तरह बदलते हैं। लानत है ऐसी अमीरी पर। तो किसी और ने आहान की सिचुएशन को जस्टिफाई करते हुए कहा, मुझे तो वो आहान एक अच्छा लड़का लग रहा है। अगर वो कोई चालाक और शातिर पति होता तो गिल परिवार का नाम इस्तेमाल करके अब तक बहुत पैसे कमा चुका होता। लेकिन उसने अपनी जिंदगी नहीं बदली और जिस हालत में था उस ही में जीता रहा। लोगों को उसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्या गिल परिवार का किसी बेचारे लड़के को ऐसे घर से निकाल देना गलत बात नहीं है? अमीर लोग हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को किसी कचरे की तरह ही समझते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आहान की शक्ल में हम सबके सामने है। इस तरह की कई बातें अब धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। देखते ही देखते पूरा इंटरनेट दो टीम्स में बट गया। अब ये देखना था कि कौन सी टीम की जीत होगी। क्या सीमा बुआजी और मिसेस यामिनी गिल अपने इरादों में कामयाब हो पाएंगी? क्या होगा जब आहान और शनाया को इस सब का पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। आहान ऑफिस चला गया। कुछ देर बैंक के काम करने के बाद लंच ब्रेक में आहान को थोड़ा वक्त मिला। मिस्टर विक्रम ने पहले से ही आहान को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मेल कर दिए थे। आहान उसी काम में लगा हुआ था कि उसका फोन बजने लगा। आहान ने देखा कि कॉलर आईडी पर मिस्टर विक्रम का नाम फ्लैश हो रहा था। आहान ने तुरंत कॉल को उठाकर मिस्टर विक्रम से कहा, मिस्टर विक्रम, मैंने अभी अभी मेल्स पढ़ना शुरू किया है। मैं थोड़ी ही देर में आपको वापस कॉल करता हूँ। अपनी ये बात कहकर आहान कॉल काटने ही वाला था कि उसे फोन की दूसरी तरफ से मिस्टर विक्रम की आवाज आई। उन्होंने आहान से कहा, यंग मास्टर, क्या आपको शिमला डेली नाम के न्यूज़पेपर के बारे में पता है? आहान ने जब ये सवाल सुना तो कंफ्यूज हो गया। शिमला डेली का जिक्र आहान के लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। उसने सवालिया अंदाज में मिस्टर विक्रम से कहा, शिमला डेली? आहान पिछले 3 दिनों से रूपल और शनाया के साथ इतना सारा वक्त बिता रहा था कि उसके पास न्यूज़पेपर पढ़ने की फुर्सत ही नहीं थी। मिस्टर विक्रम ने जब आहान का कंफ्यूज टोन सुना तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि आहान को बाहर क्या हो रहा है इस सब का कोई आइडिया नहीं होगा। इसलिए उन्होंने आहान को पूरा मामला तफसील से बता दिया। जब वो दोनों फोन पर बात कर रहे थे, मिस्टर विक्रम ने आहान को उस ऑनलाइन वेबसाइट में पब्लिश हुए आर्टिकल की लिंक भी शेयर कर दी। आर्टिकल में लिखी हुई डिटेल्स, अटैच की हुई तस्वीरें और लोगों के कमेंट्स, ये सब पढ़ने के बाद आहान को इस बात का अंदाजा तो हो ही गया था कि ये जरूर किसी अंदर के लोगों में से किसी का काम होगा। इस बारे में सोचते हुए आहान ने मन ही मन में कहा, मॉम, लगता है आपने मुझे गिल परिवार से निकालने के लिए पूरे शहर में तहलका मचा दिया है। अब देखते हैं कि ये तमाशा कितनी दूर तक जाता है। जब आहान इस सिचुएशन को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था, फोन की दूसरी तरफ से मिस्टर विक्रम ने आहान से कहा, यंग मास्टर, मैं खुद इस मामले को संभालने की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। शिमला डेली कोई बड़ा न्यूज़पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी इस न्यूज आर्टिकल की वजह से आपकी रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ा है। हमें जल्द से जल्द इस मैटर को रिजॉल्व करना होगा। यंग मास्टर, आपने क्या सोचा है? हमें इस सब को कैसे ठीक करना चाहिए? मिस्टर विक्रम का कंसर्न अपनी जगह पर सही था। आहान की खामोशी को देखते हुए मिस्टर विक्रम ने अपने बॉस से माफी मांगते हुए कहा, यंग मास्टर, मैं माफी चाहता हूँ। मेरे लापरवाह होने की वजह से ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। मैं सच में अपनी इस गलती के लिए शर्मिंदा हूँ।
मिस्टर विक्रम अपने काम को लेकर बहुत ही सिंसियर और ईमानदार थे। उन्होंने इस सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन आहान उन लोगों में से नहीं था जो अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी और को ब्लेम करता। उसने मिस्टर विक्रम से जेन्युइन अंदाज में कहा, विक्रम जी, आपको इन सब से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मिसेस यामिनी गिल का किया धरा है। आहान को इस सब से वैसे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। आहान ने इस सब को जरूरत से ज्यादा माइंड नहीं किया। जब मिस्टर विक्रम ने देखा कि उनका ये नया बॉस आहान बाकी अमीर बिगड़े हुए और नखरे लोगों से अलग था, तो उन्हें हैरानी हुई। आहान इस सिचुएशन में भी बहुत शांत था, इसलिए मिस्टर विक्रम ने मन बना लिया कि इस मामले को अब वो और भी ज्यादा सीरियसली सॉर्ट करेंगे। मिस्टर विक्रम फिर बोले, यंग मास्टर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही जाकर शिमला डेली न्यूज़पेपर ब्रांड को खरीद लेता हूँ। साथ ही शिमला डेली के उस चीफ एडिटर को भी मैंने ढूंढ लिया है जिसने उस घटिया रेपुटेशन बिगाड़ने वाले आर्टिकल को पब्लिश करने की परमिशन दी थी। मैं किसी को कहकर उसे भी अच्छे से कंट्रोल करवाता हूँ, और अगर आप चाहें तो मैं कार्तिक कोहली के आदमियों को हायर करके उस चीफ एडिटर को अच्छा सबक भी सिखवाता हूँ। अपनी ये बात कहते हुए मिस्टर विक्रम की आंखों में एक बेरहमी भरी नफरत की झलक उतर आई। अपने बॉस को तंग करने वाले लोगों के लिए मिस्टर विक्रम मौत का इंतजाम करने के लिए भी तैयार थे। मिस्टर विक्रम के दिमाग में तो मिसेस यामिनी गिल को भी उनकी सही जगह दिखाने का प्लान तैयार था, लेकिन उन्होंने इसलिए खामोश रहना सही समझा क्योंकि मिसेस यामिनी गिल शनाया की मॉम थी और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाली डील के समय मिस्टर विक्रम देख चुके थे कि शनाया उनके बॉस की बॉटम लाइन थी। अगर शनाया को कुछ भी हो जाता तो उनके यंग मास्टर आहान इस दुनिया को तबाह कर सके इतना गुस्सा हो सकते थे। जब आहान ने मिस्टर विक्रम का ये रिवेंज प्लान सुना तो उसने तुरंत मना करते हुए उनसे कहा, बिल्कुल नहीं विक्रम जी, शिमला डेली को खरीदने की और किसी चीफ एडिटर को सबक सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बस अपना काम किया है। न्यूज पब्लिश करके ही उन लोगों का घर चलता है, उन्हें छोड़ दीजिए। वो इतने नैरो माइंडेड लोगों में से नहीं था जो ऐसे आर्टिकल के लिए किसी की जान ही ले लेता। आगे जाकर ऐसे हजारों न्यूज़पेपर और चीफ एडिटर रायजादा एम्पायर के नए वारिस के बारे में लिखने वाले थे। क्या आहान हर दूसरे आदमी की जान लेता फिरता? और अगर उन्होंने शिमला डेली जैसा न्यूज़पेपर ब्रांड खरीद लिया होता तो उसकी पहचान बाहर आ जाती, जो अभी आहान के प्लान का हिस्सा नहीं था। जब मिस्टर विक्रम ने आहान की बात सुनी तो उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और हामी भरते हुए बोले, ठीक है यंग मास्टर। मिस्टर विक्रम को आहान एक बहुत ही मैच्योर और समझदार इंसान लगता था। अगर उसने कोई फैसला किया था इसका मतलब जरूर इस सब के पीछे आहान का कोई सीरियस थॉट होगा। ये मिस्टर विक्रम समझ चुके थे। आहान ने फिर सबसे जरूरी बात पर आते हुए कहा, विक्रम जी, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का काम कैसा चल रहा है? क्या अब तक रिजॉर्ट बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया है? आहान मिस्टर विक्रम से सिर्फ काम के बारे में बात करना चाहता था। मिस्टर विक्रम ने आहान को नए प्रोजेक्ट का फॉलोअप देते हुए कहा, यंग मास्टर, रिजॉर्ट का कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो गया है, लेकिन हमें अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज नजर आ रहे हैं। हमारे आर्किटेक्ट्स के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हमें कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा, और कार्तिक कोहली यूरोप से कुछ एक्सपीरियंस लोगों को हायर कर चुका है। मैंने भी एक बार अपने एंड से चेक किया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ऐसा अंदाजा है अगले कुछ दिनों में टेक्निकल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। आहान इन सब बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। आहान ने फिर मिस्टर विक्रम से कहा, विक्रम जी, अगर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन से रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप पहले मुझे उस बारे में रिपोर्ट करिएगा। मैं इस प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ नहीं होने देना चाहता। आहान ने वैसे तो सच कहा था, मगर असल बात तो ये थी कि आहान को अभी तक मिस्टर विक्रम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। इसमें आहान की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मिस्टर विक्रम कई सालों से आहान के पापा आदित्य रायजादा के लिए काम करते आए थे, और आहान के पापा आदित्य रायजादा ने ही मिस्टर विक्रम को आहान के साथ काम करने के लिए भेजा था। आहान भले ही एक बार के लिए मिस्टर विक्रम पर यकीन कर सकता था, लेकिन रही बात उसके पापा की, तो आहान चाहकर भी बेफिक्र नहीं हो सकता था, और यही वजह थी कि आहान को सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना था। मिस्टर विक्रम को आहान की बात के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा और उन्होंने नॉर्मली हामी भर दी। उसी वक्त शिमला की एक जानी मानी एप्पल वाइनरी में रोहन हाथ में टीवी का रिमोट लेकर बैठा हुआ था। जिस तरह का एक्साइटिंग और फन लविंग नेचर रोहन का था,
वो बेफिक्र होकर टीवी पर कार्टून देख रहा था। रोहन जिस सोफे पर बैठा हुआ था उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की रोहन की नई सेक्रेटरी थी। उस लड़की ने ध्यान से अपने बॉस की तरफ देखा और अपने आप से ही बोली, मुझे लगा कि इस जॉब के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगता है मेरा गुड लक कुछ ज्यादा ही अच्छा है। जहां एक तरफ ये लड़की जो कि अभी अभी रोहन की सेक्रेटरी बनी थी, उसे अपने नसीब पर नाज हो रहा था। सच तो ये था कि जब रोहन ने उस लड़की को देखा, उसे एकदम से रूपल की याद आ गई थी, क्योंकि ये नई लड़की कुछ रूपल के जैसी दिखती थी। इसलिए रोहन ने उसका नाम भी पूछे बिना उसे नौकरी दे दी थी। लेकिन उस लड़की को जॉब पर रखने के बाद रोहन रूपल से मिलने उसके घर चला गया था। रोहन का फैमिली बिजनेस काफी बड़ा था। रोहन की फैमिली वाइन के बिजनेस में थी और वो लोग काफी अमीर और फेमस भी थे। पिछले कुछ दिन बहुत शराब पीकर गम मनाने के बाद रोहन ने सोचा कि कंपनी जाने से बेहतर होगा कि वो वाइनरी मतलब वाइन की फैक्ट्री में आकर अपना टाइम स्पेंड करे। बहुत देर तक कार्टून्स देखकर हंसने के बाद रोहन ने ऑर्डर फैलाते हुए कहा, मेरे लिए एक ग्लास फ्रूट जूस ले आओ। आखिरकार रोहन की नई सेक्रेटरी को काम मिला था। उसने तुरंत अपने हैंडसम बॉस की बात पर हामी भरी और कैंटीन में जाकर एक ग्लास ताजा फ्रूट जूस लेकर आ गई। जो लड़की अब तक अपने गुड लक का शुक्रिया करते हुए नहीं थक रही थी, जल्दी उसकी किस्मत बदलने वाली थी। जैसे ही नई सेक्रेटरी हाथ में फ्रूट जूस का ग्लास पकड़कर रोहन के सामने गई, रोहन की नजर उस पर पड़ी। एकदम से जो रोहन अब तक कार्टून देखकर हंस रहा था, उसके चेहरे का रंग काला पड़ गया। रोहन को अब रूपल का चेहरा देखकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी। प्रॉब्लम तो ये थी कि उस दिन के बाद जब भी रोहन रूपल के बारे में सोचता था, उसे आहान याद आ जाता था। वो ढीठ आहान जिसने रोहन के मुंह पर उसकी बेइज्जती की थी। जैसे ही रोहन को आहान का वो रौबीला और कॉन्फिडेंस भरा चेहरा याद आया, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। रोहन ने अपनी नई सेक्रेटरी की तरफ गुस्से से देखा और उसके हाथ से जूस का ग्लास लेकर जमीन पर पटक दिया। ये देखकर वो नई सेक्रेटरी घबरा गई। उसे जब रखा गया था, तब उसे अपना ये बॉस बहुत हैंडसम होने के साथ ही खुश मिजाज और फ्रेंडली भी लगा था। लेकिन रोहन की इस हरकत ने उस नई सेक्रेटरी को डरा दिया। वो बेचारी इतनी घबरा गई थी कि कभी भी रोना शुरू कर देती। लेकिन फिर भी उस नई सेक्रेटरी ने बहुत हिम्मत करके अपने बॉस से सवाल करते हुए कहा, सर, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने क्या किया? वो लड़की अपनी जॉब को तो बचाना ही चाहती थी, लेकिन वो ये जानना भी जरूरी समझती थी कि आखिर उसके बॉस को किस बात से गुस्सा आया था। लेकिन रोहन के गुस्से होने की वजह ना ही वो लड़की थी और ना ही उसने की हुई कोई गलती। रोहन को तो कुछ और ही परेशान कर रहा था, लेकिन वो इस बारे में किसी को कैसे बता सकता था? आफ्टर ऑल, जिस लड़के को सारे शिमला में हाई क्लास, हैंडसम और डिजायरेबल समझा जाता था, जिसे सारी लड़कियां पसंद करती थी और उसके अटेंशन के लिए तरसती थी, उसी रोहन को उसकी खुद की फियांसे उसे धोखा दे रही थी। जैसे ही रोहन को वो सब याद आया, उसने चिल्लाकर अपनी नई सेक्रेटरी से कहा, निकलो यहाँ से और कुछ दिनों तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, निकलो, मुझे तुम्हें नहीं देखना, जाओ जाओ। अब वो नई सेक्रेटरी पहले से ज्यादा हैरान हो गई। क्या उसके इस बॉस को बाइपोलर सिंड्रोम था? वो ऐसा कैसे कर सकता था? उस नई सेक्रेटरी ने अजीब तरह से रोहन को देखा और वहां से भाग गई। उसके जाने के तुरंत बाद फिर से उस रूम का दरवाजा खुला। रोहन ने घुर्रा कर कहा, मैंने कहा ना जाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? लेकिन पीछे मुड़कर देखने के बाद रोहन का गुस्सा धरा का धरा ही रह गया। जो आदमी वहां खड़ा था, वो रोहन के लिए काम करने वाले मैनेजर की तरह था। रोहन ने उसे सवाल भरी नजरों से देखा तो उस मैनेजर ने कहा, रोहन सर, ये आहान से रिलेटेड है। आहान से रिलेटेड ऐसी क्या बात थी जो रोहन को पता लगने वाली थी? क्या ये आहान और शनाया के अलग होने के बारे में था या फिर और कुछ?